नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत के बारे में। तो आइए हम देखते हैं प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। उससे पहले हम देखेंगे प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो यूनान के दार्शनिक थे। उनका जन्म यूनान के एथेंस शहर में 427 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। उनके गुरु का नाम सुकरात था। सुकरात की मृत्यु का उन पर काफी प्रभाव पड़ा था, इसलिए प्लेटो ने आदर्श गणराज्य की स्थापना करना चाहा था। प्लेटो ने काव्यशास्त्र के ऊपर स्वतंत्र रूप में कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। उन्होंने द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज इन ग्रंथों में काव्य के संदर्भ में जो बातें कही गई है उसे ही हम प्लेटो के काव्य के सिद्धांत के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि प्लेटो एक यूनान के दार्शनिक थे जिनका जन्म एथेंस में 427 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। और ये जो महान सुकरात थे उनके शिष्य थे, और सुकरात की मृत्यु का इनके ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उस समय जो सुकरात थे वो उस समय के शासक वर्गों का वो विरोध करते थे। उनके द्वारा जो अन्याय हो रहे थे, भ्रष्टाचार किए जा रहे थे, उनके ऊपर ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे सुकरात। इसलिए सुकरात को इसके परिणाम स्वरूप में मृत्यु दंड दिया गया था। इसका प्रभाव प्लेटो के विचारों पर पड़ा हुआ दिखाई देता है हमें। और प्लेटो ने काव्य शास्त्र के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। इन्होंने जो अपने द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज ऐसे ग्रंथों में जो इन्होंने काव्य के ऊपर कुछ बातें कही हैं, उसी को हम प्लेटो के काव्य के सिद्धांत के रूप में आज हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्लेटो ने काव्य के ऊपर क्या आरोप लगाए थे। तो प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत है उसके ऊपर हम देखते हैं कि प्लेटो ने काव्य के ऊपर 3 आरोप लगाए हैं। पहला है काव्य अनुकरण का अनुकरण है। दूसरा है काव्य यथार्थ से दूर कल्पना पर आधारित है। तीसरा है काव्य लोगों में वासनाजन्य भाव को जगाता है। तो इन्हीं सभी का परिचय हम आगे विस्तार के साथ लेंगे। तो पहला जो आरोप लगाया था प्लेटो ने कि काव्य अनुकरण का अनुकरण है। प्लेटो का ऐसा मानना है कि काव्य अनुकरण का अनुकरण है। इस बात को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने पलंग का उदाहरण दिया है। पलंग का विचार ईश्वर द्वारा निर्मित है और यही सत्य है। बढ़ई इस विचार को लेकर पलंग बनाता है, जो कि विचार का अनुकरण है। कवि या चित्रकार बढ़ई के द्वारा बनाए गए पलंग का अनुकरण काव्य में या चित्र में करता है, जो कि सत्य से 3 गुना दूर है। इसलिए काव्य अनुकरण का अनुकरण है। तो प्लेटो का ऐसा मानना है कि काव्य जो है वो अनुकरण का अनुकरण है, यानी कि काव्य नकल का भी नकल है, ऐसा प्लेटो मानते थे। और इस बात को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने पलंग का उदाहरण दिया है। प्लेटो ने कहा है कि जो पलंग का विचार है ये ईश्वर द्वारा निर्मित है, यानी कि विचार जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, और इस विचार का अनुकरण करते हुए बढ़ई पलंग बनाता है, जो कि सत्य से दूर है। और इसी पलंग का, यानी कि बढ़ई के द्वारा जो पलंग बनाया जाता है उसका अनुकरण कवि अपने काव्य में करता है। इसलिए जो काव्य है वो सत्य से 3 गुना दूर है, इसलिए वह अनुकरण का अनुकरण है, यानी कि वो अनुकरण का भी अनुकरण है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। दूसरा आरोप देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे प्लेटो के विचार का निष्कर्ष। तो प्लेटो के विचारों का निष्कर्ष इस प्रकार है। प्रत्येक जगत यथार्थ है और ईश्वर उसका सृष्टा है। वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है और बढ़ई उसका निर्माता है। कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है और कवि उसका अनुकर्ता है। तो प्रत्येक जगत जो है, यानी कि जो विचार है वही यथार्थ है, और प्रत्येक जगत का जो निर्माता है, सृष्टा है, वो है ईश्वर, यानी कि विचार ही सत्य है। दूसरा है वस्तु जगत। वस्तु जगत क्या है? तो वो विचारों का अनुकरण है, और बड़ी जो है उसका निर्माता, यानी कि विचार जो मूल विचार है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया, यानी कि
जो पलंग का विचार है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है और उस विचार का अनुकरण करते हुए बढ़ई पलंग बनाता है। वो आता है वस्तु जगत के अंतर्गत। और कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है और कवि उसका अनुकर्ता है, यानी कि जो बढ़ई पलंग बनाता है वस्तु जगत में, उसी वस्तु जगत का कला जगत में अनुकरण करता है कवि। इसलिए कवि जो हुआ अनुकरण करता हुआ, यानी कि नकल करने वाला हुआ। तो ये थे प्लेटो के विचारों का निष्कर्ष। अब हम देखेंगे प्लेटो ने काव्य के ऊपर दूसरा आरोप क्या लगाया है। तो काव्य यथार्थ से दूर कल्पना पर आधारित है। तो प्लेटो ने कवि के ऊपर यह आरोप लगाया है कि कवि अपने काव्य में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना का वर्णन करता है। कल्पना के द्वारा कवि लोगों में शुद्ध भाव को जगाता है। तो प्लेटो ने काव्य के ऊपर दूसरा आरोप लगाया था कि कवि क्या करता है कि यथार्थ की अपेक्षा अपने कविताओं में कल्पना का चित्रण अधिक करता है और इसी कल्पना के द्वारा लोगों के अंदर जो शुद्ध भाव होते हैं उस भाव को कवि जगाने का काम करता है। ये प्लेटो ने काव्य के ऊपर दूसरा आरोप लगाया था। जो तीसरा आरोप है, काव्य लोगों में वासनाजन्य भाव को जगाता है। प्लेटो का मानना था कि काव्य के द्वारा लोगों में वासनाजन्य भाव जागते हैं। कवि अपने काव्य के माध्यम से लोगों में करुणा, भय और वासना को जगाता है। इससे देश के नागरिक भाव कमजोर और डरपोक बनते हैं, जो कि आदर्श गणराज्य के लिए घातक है। इसलिए प्लेटो कवि को राज्य से निष्कासित करने की बात करता है। तो प्लेटो ने काव्य के ऊपर जो तीसरा आरोप लगाया था वो यह है कि कवि क्या करता है कि लोगों के अंदर जो वासना है, वासनाजन्य भाव है, इसे जगाने का काम करता है। और कवि अपने काव्य के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा, भय और वासना को इतना बढ़ा देता है कि जो देश के नागरिक है वो भावुक, कमजोर और डरपोक बनते हैं। और डरपोक और भावुक लोग कभी भी आदर्श गणराज्य को विकसित करने में अपना योगदान नहीं दे सकते। और दोस्तों, हमें ये बात ध्यान में रखना है कि प्लेटो का मानना है कि आदर्श गणराज्य की स्थापना ही उसका मूल उद्देश्य है और इसके बारे में जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यानी कि उनका मूल उद्देश्य है आदर्श गणराज्य की स्थापना। इसी संदर्भ में हमें उनके काव्य के संदर्भ में जो उन्होंने कुछ बातें कही है वो हमें देखना चाहिए। तो आदर्श गणराज्य के बनाने के लिए हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपने देश के प्रति प्रेम दिखाए, अपने देश के विकास में योगदान दे। तो अगर भावुक व्यक्ति रहेंगे, कमजोर व्यक्ति रहेंगे, डरपोक व्यक्ति रहेंगे तो वह न अपने राज्य की विकास में कुछ योगदान दे सकते हैं, न अपने राष्ट्र की रक्षा ही कर सकते हैं। तो इसलिए प्लेटो ने ऐसे काव्यों का विरोध किया है जो लोगों में वासनाजन्य भाव को जगाता है। इसलिए प्लेटो ने ऐसे कवियों को जो लोगों के अंदर के वासनाओं को जगाता है, ऐसे कवियों को राज्य से बाहर निकालने की भी बात कही है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि एकदम आसान से आसान शब्दों में आपको काव्य शास्त्र का विषय आपको समझाने की प्रयास करो, क्योंकि काव्य शास्त्र एक थोड़ा कठिन विषय रहता है, क्योंकि ये इसकी जो भाषा होती है वो एकदम साहित्यिक होती है। इसके कारण थोड़ी समझने में कठिनाई आती है। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझाओ। तो आगे हम देखेंगे प्लेटो के अनुसार काव्य का उद्देश्य। तो प्लेटो ने काव्य के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य माने हैं: सत्य का उद्घाटन, मानव का कल्याण और राष्ट्र का उत्थान। यानी कि प्लेटो का ऐसा मानना है कि काव्य क्या होना चाहिए, तो जिसमें सत्य का उद्घाटन हो, यानी कि सच्चाई का वर्णन जिस काव्य में हो ऐसे ही काव्य होने चाहिए। यानी कि सच्चाई के ऊपर ही काव्य लिखे जाने चाहिए, यथार्थ का वर्णन ही काव्य में होना चाहिए, इसे प्लेटो मानता है। दूसरा है कि मानव कल्याण, यानी कि काव्य लिखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो मानव का कल्याण, यानी कि ऐसा काव्य जिससे मानव का कल्याण हो। और तीसरा उद्देश्य है राष्ट्र का उत्थान, यानी कि राष्ट्र का विकास हो, यानी कि ऐसे काव्य जिसके माध्यम से राष्ट्र के लोगों में प्रेरणा मिले और वो अपने देश को विकसित करने में प्रयास करें। तो इस प्रकार प्लेटो ने काव्य के 3 उद्देश्य माने हैं: सत्य का उद्घाटन, मानव का कल्याण और राष्ट्र का उत्थान।
तो दोस्तों ये था प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया वीडियो अच्छा लगे, ये टॉपिक आपको पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।